नमस्कार बच्चों। उम्मीद है आप सभी का दिन बढ़िया जा रहा होगा। खैर, आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही खास है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको पता है क्यों? क्योंकि आज हम जानने जा रहे हैं कि भाई जो ग्रामर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, और ग्रामर ग्रामर कह करके इंग्लिश टीचर्स आपका सर खाते रहते हैं ना अक्सर। तो भाई उस ग्रामर को सीखने की वजह क्या है? क्योंकि आप में से कई लोग मुझसे आर्ग्यू करेंगे इस बात को लेकर के कि भाई जब हमें तो मेन बेसिक नीड जो है वो कम्युनिकेशन की होती है, और कम्युनिकेशन के लिए ग्रामर जो है सीखना इतना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट लिसनिंग, लर्निंग एंड देन प्रैक्टिसिंग, राइट? तो कम्युनिकेशन स्किल तो सॉर्टेड है और अपना कम्युनिकेशन स्किल भी रीजनेबली ठीक है। तो फिर ग्रामर सीख करके करना क्या है, ग्रामर का क्या भविष्य है और ग्रामर को सीखने के क्या फ़ायदे हैं? तो भाई ग्रामर सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप ग्रामर सीखते हो ना तो आप अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर पाते हो। ठीक है। अब राइटिंग स्किल्स को जब आप इम्प्रूव करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ग्रामर में, खास करके राइटिंग स्किल्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव करने के अपने ही एक फ़ायदे हैं। ठीक है। जैसे कि अगर मान लो तुमने राइटिंग स्किल्स को अपने इम्प्रूव किया, ठीक है, तो तुम्हारा एकेडमिक सक्सेस तो पक्का है। एकेडमिक सक्सेस से मेरा मतलब है कि भाई तुम अपने आंसर शीट्स में अच्छे आंसर्स लिख पाओगे, राइट? जो सोचते हो, ठीक है, उसको इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाओगे। कभी कोई क्वेश्चन आया जिसमें क्वेश्चन को समझ करके तुमको आंसर करना है, तो जिसको हम कहते हैं एनालिसिस वाला पार्ट, वो भी तुम कर पाओगे। कहीं थोड़ी बहुत कसर रह गई तो थोड़ा रिसर्च करके भी संभाल लोगे। तो ओवरऑल तुम्हारे आंसर्स में, चाहे वो एसेस के रूप में हो, चाहे रिपोर्ट के रूप में हो, चाहे असाइनमेंट्स के रूप में हो, ठीक है, तुम्हारे आंसर्स की क्वालिटी हो गई अच्छी। अब आंसर की क्वालिटी अच्छी हो गई तो भाई मार्क्स तो ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे ना। अब जब बचपन में एकेडमिक सुधार लिया तुमने अपना, तो अब नेक्स्ट स्टेज आएगा तुम्हारा प्रोफेशनल। प्रोफेशनल एडवांसमेंट होगा। प्रोफेशनल एडवांसमेंट का मतलब क्या है कि तुम्हारी वैल्यू जो है ना तुम्हारे वर्क प्लेस में बाकी लोगों के कंपैरिजन में थोड़ी अच्छी होगी, क्योंकि तुम क्लियर व्यू पॉइंट्स के साथ आओगे। परसुएसिव राइटिंग करनी पड़ी, चाहे ईमेल्स के थ्रू, चाहे कोई प्रपोजल्स के थ्रू, कभी किसी टेंडर के लिए, कभी किसी प्रेजेंटेशन के लिए, कभी किसी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट के लिए, तो तुम आसानी से लोगों को कन्विंस कर पाओगे, अपनी बात समझा पाओगे, अपनी बात मनवा पाओगे। ठीक। और इसका एक पर्सनल फायदा भी है, पर्सनल डेवलपमेंट भी होगा। पर्सनल डेवलपमेंट कैसे होगा? पहली चीज, तुम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे, सेल्फ एक्सप्रेशन आसान होगा, थोड़ा क्रिएटिव स्टाइल ले पाओगे, है ना। और क्योंकि तुम अपनी थॉट्स को पावरफुली अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत कम होगी, खास करके तुम्हारे लिखने के पर्सनल राइटिंग्स में। चाहे तुम जर्नल्स लिखो, चाहे तुम ब्लॉग्स लिखो, चाहे तुम क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स लिखो। तो ओवरऑल कहूँगी ना कि अगर तुमने बेटा अपना राइटिंग स्किल्स इंप्रूव किया, ठीक है, तो तुमने अपनी लाइफ के लिए एक वैल्यूबल इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, जिससे तुम्हारे एक नहीं तीन तीन फायदे हो गए। तुम्हारा एकेडमिक्स भी सुधर गया, तुम प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छे हो रहे हो, और तुम पर्सनल सक्सेस भी कर पा रहे हो, पर्सनल सक्सेस भी अटेंड कर पा रहे हो। अब ये सब चीज़ें जब अलाइन हो गई ना, तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ की कभी कमी नहीं होगी। और सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अपने आइडियाज़ को प्रॉपरली कन्वे कर पा रहे हो, है ना, पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हो विदाउट एनी डाउट्स। अब जब ये करने जाओगे ना तो तुमको पता चलेगा कि बेटा इसको करने का भी एक तरीका है, एक फंडा है। क्या तरीका है? पहला चीज़, तुम जो भी कहते हो, जो भी कुछ कहना चाहते हो, वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, लॉजिकल एक फ्लो होना चाहिए। जैसे मैं किसी राजा की कहानी अगर तुम्हें सुनाती हूँ तो भाई पहले तो बताऊंगी ना कि इस देश में एक राजा रहता था, उसका एक छोटा सा परिवार था, है ना। और उसका वो किस तरह का राजा था। फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि उसके लाइफ में क्या हुआ और उसका इम्पैक्ट उसकी आने वाली लाइफ में क्या हुआ, किस तरह से उसकी कहानी एंड हुई। तो एक लॉजिकल फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक। और फ्लो भी ऐसा होना चाहिए कि जो अगले को समझ में आए, जिसमें एक प्रॉपरली बिगिनिंग होनी चाहिए, एक मिडिल होना चाहिए, और एंड भी होना चाहिए। तो ये जो ट्रांजिशन होगा ना, फ्रॉम बिगिनिंग टू मिडिल एंड देन मिडिल टू एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ठीक। दूसरी चीज़ होती है कोहेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब जब कोहेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं ना तो सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट साउंड करता है, बट एक्चुअली में ये क्या है कि तुम्हारी राइटिंग में जो फ्लो है ना वो बड़ा स्मूथ होना चाहिए। यानी एक आइडिया से दूसरे आइडियाज में स्मूथली, एकदम आराम से मक्खन मलाई की तरह जो है स्किप करना है। ये नहीं होना चाहिए कि अचानक से ये ट्रांजिशन हो रहा है किसी फ्लो को ब्रेक करते हुए।
वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आराम से स्मूथली वन आइडिया से दूसरी आइडिया में आप फ्लो करते हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है, आप जब करते हो ना तो उसमें ग्रामर बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। जैसे हम अभी शुरू में भी डिस्कस कर रहे थे कि आपका स्पेलिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका पंचुएशन इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। आप कहाँ कहाँ पे कैपिटलाइज कर रहे हो, कहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जब ये सारी चीज़ें कर लोगे ना, अगर ये तीनों प्रिंसिपल्स तुम्हारे लाइफ में क्लियर है तो तुम्हारी राइटिंग क्लियर है, तुम्हारी राइटिंग जो है वो प्रोफेशनल है, ठीक है। और लोगों के बीच में अप्रिशिएट ना होने की कोई वजह नहीं रहेगी, ठीक है। तो जब हम ये करने जाते हैं ना तो ये थोड़ा स्टेज बाय स्टेज प्रोसेस है। जैसे कि शुरू में ना जब आप बचपन में बच्चे थे तो आपको फ्री राइटिंग करना सिखाया गया, है ना। जैसे मान लो एक फ्लावर की पिक्चर देखी तो जो दिमाग में आया वो आपने लिखा कि भाई इट इज़ रेड इन कलर, है ना, इट इज़ सॉफ्ट इन टच, है ना, इट ग्रोज इन गार्डन और प्रोबेबली इन अ फॉरेस्ट, राइट, एनीथिंग एनीथिंग रैंडम। फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज होता है हमारा माइंड मैपिंग का। माइंड मैपिंग में क्या है, हमारे पास आइडियाज़ तो हैं, अब उनको क्या करना है, हमको ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, ताकि हम स्मूथ ट्रांजिशन कर पाए, ठीक। अब सारे आइडियाज़ को हमने उठा लिया, ठीक, उनको ग्रुप कर लिया, एक क्लस्टर बना लिया, ठीक है। अब जब ग्रुप में बनाया तो अब पता है कि फर्स्ट पैटर्न में ये आएगा, सेकंड में ये आएगा, थर्ड में आएगा, ठीक। तो जब आप ये कर लोगे फिर आप क्या करते हो, आउटलाइनिंग। आउटलाइनिंग का मतलब क्या होता है, फ्लो पकड़ना, लॉजिकल फ्लो पकड़ना, ठीक है। तो जब आप फ्लो पकड़ लोगे तो फिर लास्ट में क्या है, थोड़ी बहुत चीज़ें जो है इम्प्रोवाइज अगर करनी है तो थोड़ा बहुत रिसर्च कर लो, देख लो हम अपने कंटेंट को और अच्छा कैसे बना सकते हैं, और बढ़िया कैसे बना सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो जब ये करोगे ना तो बस याद रखने लायक बात क्या है, पहले एक रफ ड्राफ्ट क्रिएट करना सीखो, ठीक है। अपने थॉट्स को एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे लाना सीखो, ठीक है। और जब हो गया, सारा काम हो गया, आउटलाइनिंग हो गई, क्लस्टरिंग हो गई, है ना, और आपने एक स्टोरी क्रिएट कर ली, तो उसको बार बार रिव्यू करो, रिवाइज करो, ज़रूरत पड़ने पे फीडबैक भी लो लोगों से, अलग अलग लोगों से जो आपको हेल्प कर सकें। और फीडबैक्स को देखो कि वो कितने जेन्यून हैं, कितने ऑथेंटिक हैं, एंड कितने सारे उसमें से हेल्पफुल हैं, वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत आपको खुद भी देखना पड़ेगा कि भाई अगर मैंने कुछ कंटेंट लिखा है तो उसको मैं चेक करूं कि भाई ग्रामेटिकली वो करेक्ट है कि नहीं, और ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ना, ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं कि भाई चीज़ें सही जा रही हैं कि नहीं। क्योंकि कई बार जब हम अपना कंटेंट खुद से चेक करते हैं ना तो हम थोड़ा सा बायस्ड हो जाते हैं, तो हमको ये लगता है कि यार खुद से लिखा है, खराब थोड़ी ना लिखा होगा। तो ये नहीं सोचिए, आप ये सोचिए कि प्रोबेबली शायद आपके छोटे भाई बहन ने या आपके किसी दोस्त ने आपसे मदद मांगी है, और अब वो पब्लिश होने जा रहा है, तो अब आप देखिए कि वो चीज़ें सही हैं कि नहीं है। थोड़ा क्रिटिकल माइंडसेट वो रखना पड़ेगा, ठीक। कंटेंट को जब करने लगोगे, रिफाइन करने लगोगे, तो कंटेंट ऑब्वियसली तुम्हारा बेहतर होगा। लास्ट में जाते जाते थोड़ा सा ग्रामर भी चेक कर लो कि भाई ठीक चीज़ें हुई हैं कि नहीं हुई हैं। अब जब ये सारी चीज़ें तुम कर लोगे ना तो तुम अपने आप में बेटा जो एक कंटेंट लेकर के आओगे वो यूनिक होगा, वो ऑथेंटिक होगा, ठीक है। और जैसे कहते हैं ना कि हर एक राइटर का एक अलग स्टाइल होता है। जैसे आप देखोगे कई तरह के लोगों से आप मिलोगे, उनमें से कई लोग होते हैं ना जो बात करते हैं और उनको सिर्फ अपनी बातें कहना पसंद है, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, या आपके ऊपर उसका क्या असर हो रहा है। उसी तरह से कई लोग होते हैं जो बातों को सिर्फ जवाब देते हैं, सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि उनको जवाब देना है, इसलिए नहीं देते क्योंकि इट इज़ द नीड ऑफ द आर्ट, राइट। तो भाई कंटेंट तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम अगर चाहते हो कि इंगेजिंग हो, यानी कि जो मैं कहूँ वो एज एन ऑडियंस तुम भी समझ सको, और तुम जो कहो वो मैं भी समझ सकूँ, तो वो कहलाता है इंगेजिंग होना। तो अगर तुम्हारा कंटेंट इंगेजिंग होगा ना तो ऑटोमेटिकली मेमोरेबल होगा, क्योंकि तब मुझ मेरा माइंड हमेशा याद रखेगा, ओ माय गॉड उसने ऐसे लिखा था, क्या लाइन थी, है ना। कभी कभी देखो हम किसी की जो बात होती है हम उसको कोट करते हैं, कभी कोई लाइंस होती है किसी की लिखी हुई बड़ी अच्छी लगती है, हम उसको अलग अलग मौके पे कोट करते हैं। तो क्यों कोट करते हैं, क्योंकि वो कोट था इंगेजिंग और हो गया मेमोरेबल, राइट। तो इसका फ़ायदा क्या है कि ये लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ने वाला है, और इसके बाद तुम्हारा जो भी राइटिंग होगा वो अपने आप में स्टैंड आउट कर पाएगा क्राउड में, ठीक है। नाउ अब ये चीज़ें अगर तुमको चाहिए
अपने राइटिंग स्किल्स में चाहिए, तो तुम्हें करना क्या है, तो तुम्हें बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार लिखना है, अलग अलग तरह की राइटिंग्स लिखो, अलग अलग तरह का स्टाइल अपनाओ, ताकि तुम्हारा मसल मेमोरीज डेवलप हो, तुम्हारे हाथ जो है ना ऑटोमेटिक जो है कंटेंट्स को लेकर के लिख पाए, है ना। और फिर उसके बाद चाहो तो एक्सपेरिमेंट करो, अलग अलग तरह की किताबें पढ़ो, देखो लोगों ने कैसे लिखा है, उनका स्टाइल कैसा था, उनका टेक्निक कैसा था, है ना। और जब उसी में से कोई टेक्निक हो सकता है कि तुम्हें पसंद आ जाए और तुम भी उस चीज़ को ईजिली एक्सेप्ट कर पाओ, ठीक। फिर समय समय पे फीडबैक लेते रहो, चीज़ों को रिवाइज करते रहो, रिफाइन करते रहो, है ना। और हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई क्यूरियस माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे तुम कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करो या राइटिंग स्किल्स डेवलप करो। एक क्यूरियस माइंड ही जो है बेटा, सवाल, क्यूरियस माइंड जब मैं कहती हूँ ना, तो इससे मेरा मतलब सिर्फ सवाल पूछने से नहीं है, ठीक है। सवाल के तह तक जाना, सिर्फ एक इजी आंसर नहीं खोजना, बल्कि उसकी जड़ तक घुस करके चीज़ों को समझना, ठीक है। कई बार लोगों को आप देखोगे ना कि सिर्फ सवाल पूछते हैं और उनको कोई आंसर का वेट भी नहीं करते हैं, दे विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा ये क्यूरियस माइंडसेट नहीं कहलाता है। क्यूरियस माइंडसेट होता है कि जब सवाल पूछा तो जवाब के लिए वेट भी किया, अगले ने जो बताया उसको समझा, एंड देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया। जब इस तरह की प्रैक्टिसेस आप बार बार करोगे तो आपकी राइटिंग ऑटोमेटिकली इम्प्रोवाइज होगी, ठीक है। तो ये एक ऐसा डेलिब्रेट प्रैक्टिस है। डेलिब्रेट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भाई जब तक आप खुद से नहीं चाहोगे तो ये चीज़ें नहीं होने जा रही है। आपको दुनिया में कोई भी कितना भी कह दे कि आपको ये करना चाहिए, करना चाहिए, डायरी लिखनी चाहिए, है ना, राइटिंग सेक्शन प्रैक्टिस करना चाहिए, तो आप तब तक नहीं करोगे जब तक आपकी खुद की इच्छा नहीं होगी। और जब आपकी खुद की इच्छा होगी ना, तो आप अपनी एबिलिटीज़ को भी इन्हेंस कर पाओगे और एक कॉन्फिडेंट इफेक्टिव राइटिंग जिसको कहते हैं उसके साथ आगे बढ़ पाओगे, ठीक। तो जब भी मौका मिले सीखो, करो, ताकि अलग अलग तरह के लोग जो हैं तुम्हें इसमें हेल्प कर पाए। और याद रखना जाते जाते एक बात और, कि बेटा वोकैबलरीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कई बार एक राइट मूड को राइट एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है ना, वो सही शब्द से आता है, ठीक है। अगर किसी शब्द को अगर मैं गलत जगह गलत सेंस में यूज़ कर दूँ तो उसका मतलब ही बदल जाता है। तो सीखो, राइट वर्ड सीखो। अगर मान लो मुझे किसी की राइटिंग जो है अच्छी लगी, किसी का कुछ लिखा हुआ अच्छा लगा, तो मैं कह सकती हूँ कि यार बहुत ही कंपेलिंग था, बहुत ही कन्विंसिंग था, है ना। या फिर मैं कह सकती हूँ कि नहीं, बहुत ही कॉन्साइज शॉर्ट प्रिसाइज राइटिंग थी, है ना। हो सकता है किसी का कहूँगी कि उसने डिलिबरेटली बड़ा एफर्ट डाला है इस चीज़ को सीखने के लिए, इस चीज़ को करने के लिए, है ना। वही हो सकता है बहुत ही फ्लुएंट राइटिंग करता हो। तो कहने का मतलब बस इतना है कि भाई शब्द तो चाहिए, है ना। बिना शब्दों के आप अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। और जब आप ये सारी चीज़ें करना सीख जाओगे तो बाकी की चीज़ें तो ऑटोमेटिकली अपने आप अच्छी होनी है। तो बस डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कोशिश करते रहिए, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी कोशिशें आपको एक अच्छी जगह पे, एक अच्छे मोड़ पे, है ना, पहुंचा दें। तो बस ट्राई करते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया सीखते हैं। तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय।